सोशल फार्मेसी का हम एक टॉपिक देखेंगे। फार्मा। ये आपका कौन सा यूनिट है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्माको इकोनॉमिक्स। इसका हमें इंट्रोडक्शन देखना है, बेसिक टेक्नोलॉजीज, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक है सोशल फार्मेसी का। कोर्स कोड ER 2015 थ्योरी। ठीक है। इसका जो 6th यूनिट है आपका, ये है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स में फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, इकोनॉमिक मीन्स होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, दवाइयाँ खाते हैं बीमारी से ठीक होने के लिए, और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हमें पैसा देना होता है। बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके लिए हमें फीस देनी पड़ती है। हम मेडिसिन खरीदते हैं, उसके लिए हमें फीस देनी पड़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन की फीस देनी पड़ती है। तो ये सारी सर्विसेज हमें रिजनेबल कॉस्ट पे मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इनके कॉस्ट का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेशेंट चाहता है कि उसको रिजनेबल रिजनेबल चार्ज किया जाए और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दी जाए। कोई भी ओवर चार्ज ना करे, किसी भी सेवा का ज्यादा पैसा ना ले। है ना। तो जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं, उनके जो चार्जेस हैं वो रिजनेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल रेंज में होनी चाहिए। है ना। और कुछ ऐसी इसेंशियल ड्रग्स हैं जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो हमारी जान बचा सकती है, किसी व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच के जिंदा वापस ला सकती है। तो ऐसी दवाइयों की जो प्राइस है वो रिजनेबल होना चाहिए। है ना। तो इन सब चीजों को हम फार्माको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंपोनेंट्स, नीड, कॉस्ट क्या होती है, पर्सपेक्टिव, आउटकम्स, मेथोडोलॉजी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, CMA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, CEA, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, CUA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA। इसके एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, और इंडियन सिनेरियो में कैसा है फार्माको इकोनॉमिक्स, और कंक्लूजन। ये हमारे टुडेज लेक्चर के डिस्कशन पॉइंट्स हैं। ठीक है। ड्रग प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो रिजनेबल होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स क्या है, इंसान को बीमारी से बचाती है। और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का, और आपका एड्रेनालिन का इंजेक्शन। ठीक है। जो इंसुलिन पे जो पेशेंट डिपेंड करता है, उसको यदि इंसुलिन के इंजेक्शन न लगाया जाए तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और यदि इमरजेंसी केस में किसी पेशेंट का यदि केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो ये सब लाइफ सेविंग ड्रग्स में आते हैं। और ये ड्रग्स की जो प्राइस है ये रिजनेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। कोई भी कंपनी ओवर चार्ज ना करे और बहुत ज्यादा पैसा ना ले, कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है। और कम से कम पैसों में ज्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे। तो इस चीज का सब ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की MRP को फिक्स किया जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उस दवाई की कीमत इससे ज्यादा रिटेलर नहीं चार्ज कर सकता। ठीक है। सबका अपना मार्जिन फिक्स होता है। फैक्ट्रीज में दवाइयां बनती हैं, वहां से गोडाउन में आती है C&FA में, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आती है जिसको हम स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आता है गुड्स, और फिर उसको फाइनली कंज्यूम करता है कस्टमर। ठीक है। अब कस्टमर दवाई के लिए पैसा देता है तो कस्टमर एनालिसिस करता है कि भाई मैं एंटीबायोटिक खाऊं तो कौन सी एंटीबायोटिक खाऊं जो मुझे एंटीबायोटिक सस्ती भी पड़े और जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो और जो आसानी से अवेलेबल हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे वो दवाई खरीदने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े। अब मैं दवाई खरीदने उतने दूर जाऊंगा तो मेरा टाइम भी जाएगा, मेरी एनर्जी भी जाएगी और मेरा पैसा भी वेस्ट होगा। मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी तो डालना पड़ेगा। तो हर चीज को कस्टमर एनालाइज करता है। तो ये एनालिसिस से ही अपने मैनेजमेंट को कस्टमर इंप्रूव कर सकता है ना। और रिटेलर भी इसको मिनिमाइज कर सकता है। हमें क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, ड्रग के प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। है ना।
और पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी है, ये हॉस्पिटल के प्रोस्पेक्टिव से भी है, ये फार्मास्यूटिकल के प्रोस्पेक्टिव से भी है। हर लेवल पे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेगी? वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए गुड्स खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, उससे फाइनल गुड्स बनाएगी, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वो मिनिमाइज करेगी कि भाई कम से कम प्राइस में उसको रॉ मटेरियल मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए, ताकि वो कच्चे माल से जब फाइनल गुड्स बनाए तो उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो जाए। है ना? अब कच्चा माल महंगा आएगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कॉस्टली जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फिर हर कस्टमर उसको एफर्ट नहीं कर पाएगा। और मार्केट में कंपटीशन भी तो है। एक मॉलिक्यूल को कई ब्रांड्स बनाती हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन चलता है ना। किसी ब्रांड ने यदि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दी है तो फिर कस्टमर उस मेडिसिन को क्यों खरीदेगा? है ना? आप जब खांसी का सिरप खरीदने जाते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, तो आप सोचते हो ना कि भाई मुझे अच्छी दवाई मिले, उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए, उसके रिजल्ट्स होने चाहिए, सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, और कम प्राइस पे मुझे वो दवाई मिले और रिजल्ट भी अच्छा हो। कंपनी भी यही सोच के बनाती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट यदि अच्छा आएगा तो कस्टमर बार बार इस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। और मार्केट तो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी, सेलिंग ज्यादा होगी, तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। है ना? कंपनी क्या है, बल्क में जब दवाइयां बनाती है, बल्क में बिकती है, तो कंपनियों को उसमें काफी फायदा होता है। तो हर लेवल पे व्यक्ति फायदा चाहता है। पेशेंट चूंकि बीमार पड़ गया है तो अब वो क्या फायदा चाह रहा है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। कंपनी क्या चाह रही है कि भाई हमने दवाई बनाई है तो हमारी दवाई ज्यादा से ज्यादा बिके और हमको भी प्रॉफिट हो। रिटेलर भी यही चाहता है, जितनी दवाइयां ज्यादा बिकेगी रिटेलर को उतना फायदा होगा। किसी महीने कोई पेशेंट गया ही नहीं मेडिकल स्टोर पे, उसने एक भी दवाई नहीं खरीदी, तो रिटेलर को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, मेडिकल स्टोर पे दवाइयां रखी रहेंगी। है ना? तो वहां पर भी फार्माको इकोनॉमिक्स काम आता है कि हमको किस तरह की दवाइयां ऑर्डर करना है। क्योंकि रिटेलर स्टॉकिस्ट को ऑर्डर सेंड करता है, ऑर्डर देता है ना कि भाई मुझे इतनी मेडिसिन चाहिए, तो वो सीजन के हिसाब से मेडिसिन ऑर्डर करता है कि भाई अब गर्मी का सीजन आ गया है तो कौन सी मेडिसिन ज्यादा सेल होंगी। है ना? तो ये पूरा मैनेजमेंट अपनाता है वो। अब साथ में कंपनियां भी जानती है कि भाई किस सीजन में कौन सी मेडिसिन ज्यादा मतलब जाती हैं, ज्यादा निकलती है, जिसके ऑर्डर ज्यादा आते हैं। प्रोडक्शन तो वैसे 24 आवर्स चलते रहता है, लेकिन फिर भी एक टाइम रहता है ना पर्टिकुलर किसी सीजन में। जैसे मलेरिया की जो बीमारी है उसका एक सीजन आता है ना? आपने देखा होगा जो लूज मोशन के केसेस आते हैं, गर्मी की वजह से बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आईवी फ्लूइड और ये सब, ओआरएस, है ना, ये सब की डिमांड काफी मार्केट में बढ़ जाती है। तो ये सब फार्माको इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और किस किस लेवल पे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन के लेवल पे भी हो सकता है, ये मार्केट में रिटेल शॉप पे हो सकता है, स्टॉकिस्ट के पे हो सकता है। कंपनी बहुत सारी स्कीम्स चलाती है स्टॉकिस्ट के लिए। है ना? और स्टॉकिस्ट रिटेलर को स्कीम देता है। इस तरह से सब अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, और दवाइयों की सेलिंग को और दवाइयों की मार्केटिंग को, प्रमोशन को बढ़ाया जाता है, जिससे हर कस्टमर तक दवाई की सही इंफॉर्मेशन जा सके। क्योंकि दवाइयों के ऐड टीवी पे तो दिखाए नहीं जा सकते, न्यूज न्यूज चैनल पे नहीं आ सकते, आपका प्रिंट मीडिया में नहीं आ सकते, न्यूज़पेपर्स में आप ऐड नहीं दे सकते। तो दवाइयों के प्रमोशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो इसके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर किए जाते हैं, जो कि डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको मार्केट में यदि कोई नया मॉलिक्यूल आया है तो उसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले ये जो फार्माको इकोनॉमिक टर्म है ये किसने कॉइन किया था? टाउनसेंड ने 1986 में। फार्माको इकोनॉमिक्स मतलब होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन। तो इसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए कर सकते हैं। है ना? पर हमको कॉस्ट मिनिमाइज करके हम क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा दिया लेकिन हमें कोई ऐसी दवाई मिली जिससे हमें कोई एक्शन ही नहीं मिल रहा है ना? हमने सोचा कि भाई ब्रांडेड की जगह जेनरिक मेडिसिन ले लें, लेकिन जेनरिक मेडिसिन का कोई इफेक्ट भी तो हो, कोई असर भी तो हो, कोई फायदा भी तो मिले, तो ये सारी चीजों की हमें एनालिसिस करनी पड़ती है ना? अब इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। Pharmacoeconomics can be defined as the field of study that evaluate the behavior of individuals, firm or market relevant to the use of pharmaceutical products, services and program, and which frequently focuses on the cost
इनपुट एंड कॉन्सिक्वेंसेस आउटपुट ऑफ दैट यूज। मतलब फार्माकॉन मीन्स होता है दवाइयाँ, ठीक है, और इसका हम जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे लॉज जो कि हम दवाइयों के मैनेजमेंट में यूज करेंगे, क्या किस लेवल पे, फिनेंशियल लेवल पे, और दूसरा उनकी क्वालिटी के लेवल पे। Pharmacoeconomics is a scientific discipline concerned with the cost and value of drugs, often with the goal of optimizing the allocation of healthcare resources. दवाइयों के साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी तो होती हैं, वो भी बेटर होनी चाहिए। हम जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं जो जिसकी फीस भी कम हो और जहां पर हमें ज्यादा लंबी लाइन भी ना लगाना पड़े, है ना। तो इंसान बहुत सारी चीजों को एनालाइज करता है ना, देखता है कि भाई मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ये तो काफी एक्सपेंसिव है और आराम लगता नहीं है। हम माउथ पब्लिसिटी से भी, जो मार्केटिंग होती है उस पे भी हम ध्यान देते हैं। यदि हमारा पड़ोसी कह रहा है कि भाई फला डॉक्टर अच्छा है, कम फीस लेता है, सस्ती दवाइयाँ लिखता है और बीमारियां ठीक हो जाती है, तो फिर हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। इट कंपेयर द कॉस्ट ऑफ वेरियस ड्रग्स विद द आउटकम सच बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट रिसीविंग द ड्रग्स एंड कॉस्ट। पेशेंट क्या है, ड्रग और कॉस्ट की एनालिसिस करके ही दवाई खरीदता है। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा यदि क्रिटिकल केस है तो फिर तो वहां तो पैसा देखा ही नहीं जाता और इतनी एनालिसिस करने का किसी के पास टाइम नहीं रहता है। पर अदरवाइज जब पेशेंट मेडिकल स्टोर पे जाता है तो वो थोड़ा एनालिसिस के साथ ही दवाई खरीदता है। और आजकल तो अवेयरनेस सोसाइटी में काफी बढ़ गई है ना, तो पेशेंट भी बहुत कुछ समझने लगा है कि क्या जेनरिक मेडिसिन हैं, क्या इथिकल मेडिसिन है ना, ब्रांडेड दवाइयाँ। यदि कोई चाहे तो डॉक्टर को कह देता है कि हमें ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखना, है ना। और ये कुछ लोग क्या है, फिनेंशियली वीक होते हैं, महंगी दवाई एफर्ट नहीं कर पाते, तो वो डॉक्टर से कह देते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसी दवाइयाँ लिखो जिससे हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए और हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर लिखता है। और हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, सब हेल्थ केयर सेंटर पे गवर्नमेंट दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है, वो सारी जेनरिक होती हैं, है ना। इसकी कोई भी कॉस्टिंग हमें नहीं देनी पड़ती, बस हमें पर्चा कटवाना है और हमें दवाई दे दी जाती है। तो WHO जो दवाइयों की लिस्ट जारी करता है एसेंशियल मेडिसिन की, वो मार्केट में अवेलेबल होती है जेनरिक मेडिसिन के सॉल्ट नेम के नाम से, है ना। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ मिल रही है वो सब पे सॉल्ट नेम लिखा रहता है ना। तो ब्रांडेड दवाइयाँ बहुत कम ही ऑर्डर की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा। ठीक है, तो इकोनॉमिक evaluation help in decision maker determine the whether the cost of this extra effectiveness provided by the new drugs or worthwhile within the budget available। अब क्या है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल का एक बजट है कि भाई हमें इतने ड्रग्स ऑर्डर करना है और हमने उसकी इतनी प्राइसिंग फिक्स कर रखी है, तो फिर वो वेंडर को तलाश करेंगे जो उस ऑर्डर को सप्लाई करेगा। तो वेंडर को हम इस बिहाफ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वेंडर हमें रिजनेबल प्राइस पे ज्यादा अच्छे ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब सिलेक्शन फार्मासिस्ट करता है। फार्मासिस्ट क्या है, ड्रग प्रोक्योरमेंट का काम करता है, ड्रग को पोजेस करता है ना। और ड्रग का जो मैनेजमेंट है, मेडिकल स्टोर पे स्टॉक का जो मैनेजमेंट है, वो सब फार्मासिस्ट ही करता है, हॉस्पिटल में भी और रिटेल शॉप में भी। तो फार्मासिस्ट का ड्रग मैनेजमेंट में और ड्रग की परचेसिंग में और ड्रग के प्रोक्योरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब फार्माको इकोनॉमिक्स की नीड हमें क्या पड़ी, टू फाइंड द ऑप्टिमल थेरेपी एट द लोएस्ट प्राइस। थेरेपी क्या होता है, किसी भी बीमारी के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको हम थेरेपी बोलते हैं। तो हर बीमारी की एक कॉस्टिंग आती है। जैसे एक अंदाजा है कि भाई किसी को डॉग बाइटनिंग हो गई, तो डॉग बाइटनिंग का प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराएगा तो ऑन एन एवरेज 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा, है ना। गवर्नमेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट उसको फ्री में वैक्सीनेशन लगा देगी तो उसका 15 रुपए की पर्ची कटा के काम चल जाएगा, है ना। तो हर बीमारी की थेरेपी की एक कॉस्ट रहती है, तो वो कॉस्ट को गवर्नमेंट चाहती है कि मिनिमाइज किया जाए, है ना। और क्योंकि हमारे देश में क्या है, रिच रिच पीपल भी है, मिडिल क्लास भी है ना, और लोअर क्लास भी है ना। तो जो स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनके पास क्या है, फिनेंस की व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन बीमार तो वो भी पड़ सकते हैं।
तो उनका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है ना। स्वास्थ्य विभाग में तो सभी प्रकार के लोग जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमीर गरीब सभी लोग जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट देना और इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, डॉग बाइटिंग का ट्रीटमेंट यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे तो आपको 20-30 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। वहीं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओगे तो आपका काम बहुत कम पैसों में हो जाएगा। तो ये आपको एनालिसिस करनी है कि आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, है ना। और गवर्नमेंट जो दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्शन नहीं होता है ना। ये मिथ है केवल सोसाइटी में कि भाई जेनरिक मेडिसिन में इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग के लिए, एमास को सैलरी देती है, डॉक्टर्स को गिफ्ट देती है, फॉरेन टूर कराती है ना, तो ये सब में भी उनका तो पैसा काफी इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए जो इथिकल ड्रग्स हैं उनकी प्राइस ज्यादा होती है। और एक कारण ये भी है, यदि कंपनी के पास पेटेंट है, कंपनी के पास मोनोपोली है, तो कंपनी ने काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एक नए मॉलिक्यूल को मार्केट में आने में कम से कम 10-15 साल का समय लगता है ना। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं R&D सेंटर पे, और जब ड्रग को इन्वेंट करते हैं तो उसके लिए उनको कम से कम करोड़ों खरबों रुपए लग जाते हैं। फिर उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडी करना, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, है ना, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना, क्लिनिकल डेटा को सबमिट करना, है ना, वो क्लिनिकल डेटा की एनालिसिस की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस। ड्रग डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को पेटेंट दे देती है गवर्नमेंट। कंपनी पेटेंट फाइल करती है तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, 15 से 20 साल तक आप ही इस दवाई को बेचोगे और इससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है आप उसको मतलब रीगेन कर सकते हो, है ना। पर रीगेन करने के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी कमाना चाहती है। प्रॉफिट तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है, हर लेवल पे कमाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति मार्केट में दुकान खोल के बैठा है तो उसको भी अपनी फैमिली को उसका लालन पालन करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 रुपए की दवाई लाएगा तो 10 रुपए में बेच देगा। ऐसा वो यदि करेगा तो खाएगा क्या वो। तो मार्जिन तो गवर्नमेंट कहती है कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स भी करके रखा है कि भाई आप लगभग 10% डिस्ट्रीब्यूटर ले ले, लगभग 15-20% रिटेलर ले ले। लेकिन क्या है, कभी कभी व्यक्ति का जो लालच है वो मतलब शांत नहीं होता, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा ही प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा ही पैसा कमाऊं, है ना। तो उस चक्कर में क्या है, कस्टमर पे लोड बढ़ जाता है, कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ता है ना। तो फिर भी आजकल ऐसा है, कस्टमर्स में काफी अवेयरनेस है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मोर देन 1000 रुपीज की बिलिंग होती है तो आप डिस्काउंट की डिमांड करते हो, तो जनरली आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, और देना भी चाहिए, है ना। तो क्या है, इससे कस्टमर के पॉकेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू डिक्रीज द कंसर्न फॉर पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पब्लिक। इन इंडस्ट्री लेवल पे क्या होगा, टू डिसाइड अमंग स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। गवर्नमेंट कैसे करेगी, टू डिटरमाइन द प्रोग्राम फॉर बेनिफिट्स एंड प्राइस प्राइस पेड। गवर्नमेंट भी इस चीज को एनालाइज करती है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा है ना। अब गवर्नमेंट इसको कैसे कैसे डिसाइड करती है, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल के रेट देखेगी कितना है, लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना है। रॉ मटेरियल को आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसमें कन्वर्शन कन्वर्शन कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, टैक्सेशन होते हैं। तो सब मिला जुला के गवर्नमेंट पूरी एनालाइज करके दवाइयों की जो प्राइस है उसको फिक्स करती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस पे आपको नहीं बेचना है। क्योंकि कोई दवाई यदि किसी इंसान की जान बचा सकती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी तो ओवर चार्ज कर सकती है, ज्यादा पैसा ले सकती है, क्योंकि मरता क्या ना करता, जब व्यक्ति की जान पे बन के आएगी तो वो तो कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएगा। तो इसका फायदा कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी उठा तो नहीं रही है, तो इस चीज को गवर्नमेंट इंश्योर करती है, ठीक है। और मार्केट में ड्रग्स की एनालिसिस सर्वे के थ्रू करवाती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में भी फार्माको इकोनॉमिक्स काम करता है, इसके प्रिंसिपल। अब किसी व्यक्ति ने क्या है, थोड़ा सा प्रीमियम दिया, साल का प्रीमियम दे रहा है 10,000 रुपए, है ना, उसके बदले में कभी वो बीमार पड़ता है तो उसका इलाज किया जाता है ना। जो प्रीमियम वो दे रहा है उसी पैसों को एक मतलब सही दिशा में वो इन्वेस्ट कर रहा है भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने 3-4 साल प्रीमियम दिया और चौथे साल आपको कोई बीमारी हो गई और उसमें काफी 5-10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, है ना। तो फिर वो सारा ट्रीटमेंट आपका मतलब
हॉस्पिटल, वो इंश्योरेंस जिस कंपनी से आपने लिया है वो हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करके वो उसको वहन करेगी। तो ये फार्माको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो आपने देखा होगा, इसके प्रिंसिपल हर जगह काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस ऐसा है कि हम इसको फार्मेसी में देख रहे हैं इकोनॉमिक्स को। बाकी इकोनॉमिक्स तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है ना। लेकिन फार्मेसी में और बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में इकोनॉमिक्स यदि उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर वो उस चीज के मैनेजमेंट में को एक्सप्लेन करता है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? इस्टेब्लिशिंग गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस गवर्नमेंट फिक्स करती है कि डॉक्टर जब किसी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से करें। और जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड मतलब होता है उन ड्रग के ऊपर रिसर्च से जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिवली ये दिखाए ये ड्रग इफेक्टिव है और ये ड्रग की इफिकेसी भी बढ़िया है, सेफ्टी प्रोफाइल भी अच्छा है, इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट काफी कम है और साइड इफेक्ट की तुलना में इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है ना। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उन पे उनसे जो रिजल्ट आता है उस बेसिस पे ड्रग को अप्रूवल तो मिल जाता है, ड्रग मार्केट में आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसका फार्माको विजिलेंस किया जाता है। मतलब उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं। और यदि एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएंगे, साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे, पेशेंट को फायदे से ज्यादा नुकसान यदि महसूस होगा तो उस ड्रग को फिर मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है, उस बैच को कंपनी को वापस भेज दिया जाता है। फिर वो फर्दर मेडिकल स्टोर्स पे सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑन द रिलेवेंट फीचर ऑफ दिस डिसिप्लिन फॉर प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो फार्माको इकोनॉमिक्स है ये इसका यूज गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। जो जनरल प्रैक्टिशनर है, क्लिनिक्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स के ऑनर हैं, वो भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं, स्टॉकिस्ट है ना, सब अपने अपने लेवल पे एनालिसिस करते हैं। और यही सब हम फार्माको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, इसका एम क्या है? इट रिड्यूस monetary burden on the consumer by ensuring global pricing strategy for effective management of healthcare system to make more efficient use of limited resources for maximizing the healthcare benefits। वही है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है और हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाना है और एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है जिससे कस्टमर को पता हो कि हमसे ओवर चार्जिंग नहीं की जा रही है। तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर सकती है कि हमें कम कीमतों में कम दाम पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराना जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो, जिसमें बीमारी को ठीक करने के की पावर हो। कंपैरेटिव ट्रीटमेंट भी होता है। कंपैरेटिव ट्रीटमेंट में क्या आएगा? चॉइस ऑफ कंपैरेटिव ट्रीटमेंट। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या एक ही डॉक्टर है? हमारी हमारी सिटी में बहुत सारे डॉक्टर हैं, है ना। और डॉक्टरों को भी पता है कि हमारे भी कॉम्पिटिटर्स काफी है। यदि हम रिजनेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो कल से कस्टमर हमारे पास शायद इन फ्यूचर नहीं आएगा। तो कंपटीशन हर जगह है, तो कंपटीशन अच्छा होता है। कंपटीशन से क्या है? मतलब व्यक्ति के अंदर अच्छी सर्विसेज देने की भावनाएं आती है कि नहीं, मुझे अच्छी सर्विस देना है तभी मैं मार्केट में सस्टेन कर पाऊंगा। आज की डेट में आप देखो आसपास 10 15 20 मेडिकल आपको दिख जाएंगे, पर व्यक्ति पर्टिकुलर किसी मेडिकल स्टोर से कब बार बार शॉपिंग करेगा, कब बार बार उससे कोई चीज खरीदेगा? जब उसको लगेगा कि यहाँ पर मुझे रिजनेबल कॉस्ट पे मुझे यहाँ डिस्काउंट भी मिल जाता है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और मुझे मिसलीड नहीं किया जा रहा, है ना। ऐसा जब कस्टमर को फील होता है तभी वो उस मेडिकल स्टोर पे परमानेंट मतलब उससे कनेक्ट होता है। और इससे ही क्या है, बिजनेस जनरेट होता है रिटेलर्स का। तो एक गुड सर, फेथ। हाँ। एक क्वेश्चन था। हाँ। ये अपन जेनरिक जो गोली लेते हैं हम्म। और जो जनरल लेते हैं, उसके हम्म। डोज में क्या फर्क रहता है सर? डोज में तो कोई फर्क नहीं रहता। 20 mg रेविप्राजोल आपको जेनरिक में भी मिल जाएगा और आपको इसमें ब्रांडेड में भी मिल जाएगा। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जेनरिक मेडिसिन में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है तो उसका डोज बढ़ा के देना पड़ता है ना। अदरवाइज ऐसा केवल मिथ है, होता नहीं है। यदि कोई जैसे कंपनी दवाई बना रही है ब्रांडेड और जेनरिक तो उनके डोज सेम ही चलते हैं, है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता।
पर ये सोसाइटी में केवल मिथ है कि भाई जेनरिक मेडिसिन मतलब ज्यादा बढ़ा के डोज देना पड़ेगा तो इफेक्ट दिखाएगी, है ना। जेनरिक दवाइयों का यूज को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काफी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा मार्जिन कमाया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन कमाया है। जैसे कोई भी एक दवाई है, उसको जैसे वो 2 रुपए में बनी है तो उसको 200 रुपए में बेचेंगे, तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, है ना। वहीं पर जेनरिक मेडिसिन की क्या कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा अभी जेनरिक मेडिसिन के रिटेल शॉप भी गवर्नमेंट द्वारा खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इस योजना के तहत जो मेडिकल स्टोर खोले जाते हैं, इस पे जो दवाइयाँ उपलब्ध होती है उनकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है ना। लेकिन उस पे मार्जिन भी फिक्स रहता है। रिटेलर को 15%, 20% से ज्यादा मार्जिन किसी भी मेडिसिन पे नहीं मिलता, यदि जन औषधि योजना के तहत आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो। लेकिन उसमें कस्टमर को क्या है, फायदा ये होता है कि बहुत कम प्राइस पे दवाइयाँ मिल जाती है। जैसे आपने जन औषधि मेडिकल स्टोर आप विजिट करना, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर आपको जैसे हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ, या आपको बहुत कम कीमतों में वहां से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की योजना के तहत आपको दी जा रही है ना। तो इसके काफी मेडिकल स्टोर आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं होंगे, पता करना, जन औषधि केंद्र के नाम से खुलते हैं। और गवर्नमेंट इसमें आपको सब्सिडी भी देता है 2.5 लाख रुपए की। आपको आपके मेडिकल स्टोर सेटअप करना है, रेक बनवानी है ना, विंडोज बनवानी है ना, कंप्यूटर लेना है आपको, फ्रिज लेना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देता है। तो ये योजना के तहत यदि मेडिकल स्टोर खुलता है तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो इस पे एप्लीकेबल रहते हैं। आपको पूरा गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देना पड़ता है, आप ज्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते। और इसमें जो दवाइयाँ आती है वो वही दवाई आप बेच सकते हो, हर कोई दवाई बेच भी नहीं सकते। तो इसमें जो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट रहता है गवर्नमेंट का, और एक आपको लिस्ट दी जाती है, तो उतनी ही दवाइयाँ आपको अपने मेडिकल स्टोर से बेचनी है। उसके अलावा आप कोई दूसरी दवाई नहीं बेच सकते। तो जेनरिक मेडिसिन को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है जेनरिक मेडिसिन में इफेक्ट नहीं आता है। आज भी आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। कोई व्यक्ति एक बार जाके कभी ठीक हुआ इसलिए तो दूसरी बार जा रहा है वो, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के आई ड्रॉप्स आते हैं, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, पेरेंटल्स आते हैं, है ना, तो उन सब में इफेक्ट होता है। लेकिन ये सोसाइटी में मिथ है कि भाई गवर्नमेंट की दवा है तो ज्यादा खानी पड़ेगी तब एक्शन आएगा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। डोज दवाई का सेम ही रहता है। ठीक है, रेबिप्राजोल यदि 20 mg बना रही है, जेनरिक में बनेगी या ब्रांडेड में बनेगी, वो बनेगी 20 mg ही। ठीक है, क्लियर हुआ। हेलो, क्लियर हुआ। इसने पूछा था ये सवाल। चलिए ठीक है ना। तो कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा, मेजरमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा, है ना, कि भाई प्रोडक्ट की जो कॉस्ट डिसाइड की गई है वो सही है या नहीं। तो ये गवर्नमेंट ये सब कैलकुलेशन करके, मतलब एक प्राइसिंग अथॉरिटी होती है ना, वो आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़नी है, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। गवर्नमेंट की एक प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल करती है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने डीपीसीओ भी लॉन्च किया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसके तहत क्या है, किसी भी ड्रग की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है जब वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है, एसेंशियल ड्रग्स की कैटेगरी में आती है तब, है ना। तो उसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी ऐसे लिस्टिंग की गई है ड्रग की, वो आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आगे आएगा। अब ये इसकी मेथड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है, कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस, मतलब हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कॉस्ट को तो रिड्यूस कर दिया लेकिन हमने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, तो हम क्वालिटी के साथ एक हद तक ही कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, यदि हम कॉस्ट कम कर रहे हैं तो हम क्वालिटी के साथ एक हद तक ही मतलब कंप्रोमाइज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। एक होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब भाई कॉस्ट भले, कॉस्ट हम दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उसकी यूटिलिटी भी सही होनी चाहिए। चलो हमने किसी चीज का पैसा दिया है, हमको लग रहा है भाई ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन उसके हिसाब से
उसके फायदे भी होने चाहिए, बीमारी भी ठीक होनी चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यदि हमने बहुत पैसा दिया है और किसी चीज में अच्छी क्वालिटी भी है तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आएगी। तो इतनी सारी एनालिसिस करके ही मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स के आधार पे डिसीजन लिया जाता है। कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस होती है, इसको हम देखते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस इज अ टूल यूज्ड फॉर फार्माको इकोनॉमिक्स एंड इट इज अप्लाइड व्हेन कंपेयरिंग मल्टीपल ड्रग्स ऑफ इक्वल इफिकेसी एंड इक्वल टॉलरेबिलिटी। CMA shows only the cost saving of one program or treatment over other। मतलब हम ट्रीटमेंट के बीच में कंपेयर कर सकते हैं ना। हॉस्पिटल के पास जो डेटा होता है, हॉस्पिटल उसको एनालाइज करता है और अपनी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी तैयार करता है। हर हॉस्पिटल की हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है। वो किस बेसिस पे तैयार होगी कि वहां पर किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, उनको किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो ज्यादा ज्यादा सेल होती हैं, है ना। तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उसके स्टॉक को उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। कुछ दवाई ऐसी होगी जो साल में थोड़ी सी ही निकलेगी। कुछ दवाई ऐसी होगी जो लगभग रोज ही रोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो इसका पूरा जो डेटा रहता है उसको एनालाइज किया जाता है और उस हिसाब से बड़े हॉस्पिटल में ड्रग्स के ऑर्डर दिए जाते हैं। जो दवाइयां ज्यादा निकलेंगी, डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब करेगा, उसका ऑर्डर ज्यादा दिया जाएगा, वो बल्क क्वांटिटी में मंगाई जाएगी। और जो दवाई ऐसी है जो कम चलती है उसको कम मंगाया जाएगा। ठीक है। तो ये सब एनालिसिस करके, क्योंकि क्या है, आपने यदि माल मंगा लिया और माल आपका बिकेगा नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। दवाई एक्सपायर हो जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा यदि आपका मैनेजमेंट कमजोर रहेगा तो आप यदि मैनेजमेंट आपका अच्छा रखोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन होगा। और मैनेजमेंट यदि आपका कमजोर है तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इसके लिए आपको अपने स्टॉक को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और स्टॉक मैनेज ऐसे होगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, हम जिस सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, जिसको हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं, उस सेवाओं में कौन सी सेवाएं कस्टमर चाह रहा है, कौन सी दवाई कस्टमर चाह रहा है। तो उस हिसाब से हम उसको यदि सर्विसेज देंगे तो हमारा मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, आप ये नोट्स में आपसे शेयर करूंगा तो आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी है ये। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब लिमिटेशन ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन में क्या आता है, समटाइम चॉइस ऑफ द ड्रग इज गिवन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। कभी ऐसा भी होता है, पेशेंट जाएगा मेडिकल स्टोर पे, उसको रेबिप्राजोल चाहिए ब्रांडेड, या उसको रेबिप्राजोल चाहिए पर्टिकुलर किसी कंपनी का, लेकिन वो वहां अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी या डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होता है, कभी कोई किसी ड्रग का स्टॉक खत्म हो जाता है इमीडिएटली, है ना। और डॉक्टर फिर हालांकि ऐसा तो नहीं होता कि भाई उस कैटेगरी का कोई ड्रग ही ना हो, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो आप डॉक्टर से पूछ के उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जो रिटेल शॉप भी होती है, कोई क्लिनिक से भी कोई पर्चा आया है तो आप डॉक्टर को बता सकते हो कि सर ये वाली दवाई मैं दे रहा हूँ, अभी अवेलेबल है, और अभी का आप यदि कहें तो मैं दे देता हूँ, और फिर मैं इसका स्टॉक आगे मेंटेन करूंगा, या मैं ऑर्डर कर देता हूँ आ जाएगी, या मैं अरेंज करवा देता हूँ। लेकिन पेशेंट के केस में तो उसको दवाई चाहिए ना। कोई व्यक्ति को यदि बुखार आ रहा है तो जैसे बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने उसको जो दवाई लिखी है तो उसके पास टाइम थोड़ी ना इतना कि वो 2-4 घंटे वेट करेगा, वो तो जल्दी से जल्दी दवाई खाएगा। तो यदि आपको कोई पर्चे को सब्स्टिट्यूट करना है तो आप डॉक्टर से परमिशन लेके उसको इन्फॉर्म करके आप वो पर्चे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्योंकि दवाइयों के केस में हमारे पास चॉइसेस होती है ना, अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक मॉलिक्यूल को एक ही कंपनी बना रही है और उसका स्टॉकिस्ट भी एक है, उसका वेंडर भी एक है, उसका मैन्युफैक्चरर भी एक है ना। कई मैन्युफैक्चरर है, कई डिस्ट्रीब्यूटर है जहां पर वो हमें दवाइयां मिल जाएगी। एक जगह कहीं माल खत्म हो गया, हम दूसरी जगह से माल मंगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, इसमें सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये सब हमें मैनेज करना होता है, स्टॉक मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। कॉस्ट कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। कम शब्दों में आप समझो तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और बेनिफिट्स को जितना ज्यादा हो सके उतना हमें बढ़ाना है। और यदि हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो हम क्वालिटी के साथ एक लेवल तक ही कंप्रोमाइज करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे कंप्रोमाइज। और कहीं यदि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो
तो फिर उसके साथ उसी उसी लेवल पे क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। आपको यदि ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो मैं कह रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। देखो, एक तो ये चीज है कि हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हमारा पैरामीटर केवल क्या है भाई, कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। पर क्या कॉस्ट कम हम चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये थोड़ी ना कह रहे कि भाई हमको तुम पानी में शक्कर घोल के दे दो सिरप के नाम पे, है ना। चलो आप जेनरिक मेडिसिन बना रहे हो, हमने मान लिया। लेकिन आप जेनरिक मेडिसिन के केस में क्वालिटी, मतलब आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे तो मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। तो वही चीज है। अब दूसरी चीज ऐसा है कि भाई कंपनी यदि कच्चा माल खरीद रही है, तो कच्चा माल यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों बढ़ गई? क्योंकि कच्चा माल की ही कीमत ज्यादा थी। अब कच्चा माल किसी के घर पे तो बनता नहीं है, कच्चा माल तो खरीदना पड़ेगा कंपनी को, और कच्चा माल नेचर से आता है। किसी को आपने टेंडर दिया कि भैया हमको बिस्किट बनाने हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट खाएंगे। डायबिटिक पेशेंट के लिए बिस्किट जो बनते हैं, तो भाई इसके लिए हमको स्टीविया पत्ती चाहिए। तो स्टीविया पत्ती तो खेत से आएगी, उसको उसको कोई कल्टीवेट करेगा, उसको कोई कलेक्ट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद फिर कंपनी को भेजेगा। अब जिसने उसको उगाई है उसने यदि प्राइस ज्यादा लिया है, तो जो फाइनल स्टीविया की पत्ती डाल के जो बिस्किट बनेंगे उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब जो पैसों का जो पूरा खेल है, इसका इसकी जो स्टडी है और इसका जो मैनेजमेंट है दवाइयों के संदर्भ में, इसी को हम फार्माको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसका इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, हॉस्पिटल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, रिटेल शॉप वाला अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, और पेशेंट अपना डिसीजन ले सके कि मैं कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराऊं और मैं कौन सी दवाई खाऊं। ये पेशेंट भी डिसीजन ले सके। तो ये जो डिसीजन लेने की एबिलिटी आएगी, ये काबिलियत आएगी पेशेंट में, दवाई की कंपनी में, हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कहाँ से आएगी? ये फार्माको इकोनॉमिक्स के नॉलेज से आएगी। यदि फार्माको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, तब आप ये चूज कर पाओगे एनालिसिस करके कि मेरे लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तब आप ये एनालाइज कर पाओगे मेरे लिए कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब डिसीजन मेकिंग होगी आपके फार्माको इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के आधार पे। कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेंगे, बेनिफिट्स को एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी तो कितना रिसर्च करती है कस्टमर के बिहेवियर पर, बहुत रिसर्च करती है ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, है ना। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कितना कंपटीशन है, एक डॉक्टर से एक ही मॉलिक्यूल को लेकर दो चार एमआर मिल रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि हमारा रेविप्राजोल लिखो, हमारा रेविप्राजोल लिखो, हमारा ये लिखो, हमारा वो लिखो। सब तो यही कह रहे हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर भी अपना फायदा देख रहा है, जो कंपनियां डॉक्टर को फायदा देती है वो उसका प्रोडक्ट लिखता है। या तो फिर डॉक्टर रिजल्ट बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो देखेगा कि नहीं भाई इस कंपनी को मैं यूज कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो वही लिखेगा। तो ये डॉक्टर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसके इथिक्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है ना। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने इथिक्स और प्रिंसिपल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। वो सालों से जो ड्रग्स यूज करते आ रहे हैं जिससे उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पेशेंट सेटिस्फाइड है, डॉक्टर सेटिस्फाइड है, तो वो उसको चेंज नहीं करते फिर, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सब हम फार्मा को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि आपसे पूछेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत कम है। इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स है, इतना है आपके सिलेबस में, है ना। छठवीं यूनिट है सोशल फार्मेसी की, है ना। तो मैंने तो उससे आपको काफी ज्यादा ही एक्सप्लेन किया, और ये पावर पॉइंट में भी काफी चीजें इंक्लूडेड है, इतने की भी आपको जरूरत नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो हम कॉस्ट इफेक्टिंग इफेक्टिव चॉइसेस हमारे पास रहेगी। ऐसा ना हो कि भाई हम एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं तो हमारे पास चॉइसेस ही ना हो, है ना। आपने देखा होगा एंटीबायोटिक 10 रुपए की भी आती है, 5 रुपए की भी आती है, 2 रुपए की भी आती है ना। जैसे आपने पेंटेड यूज की होगी, पेंटेड एंटीबायोटिक, है ना, वो शायद 2 रुपए की, 8-10 रुपए का शायद पत्ता आ जाता है पूरा, तो वो सबसे सस्ती एंटीबायोटिक है ना।
तो अब कोई यदि व्यक्ति एफर्ट नहीं कर पा रहा है महंगी एंटीबायोटिक, तो फिर वो सस्ती एंटीबायोटिक से काम चलाए। टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट इन द क्लिनिकल सर्विसेज और प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है साहब कि भाई कोई कंपनी है वो अच्छा रॉ मटेरियल यूज कर रही है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रही है, उसकी उसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि आप पैसा कम लो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमको इस चीज पे भी फोकस करना है कि भाई कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी जो क्वालिटी है वो भी तो अच्छी है। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। दवाई तो अच्छी क्वालिटी की भी आ रही है, दवाई जेनरिक क्वालिटी की भी आ रही है ना। और कुछ जेनरिक कंपनियां इतनी खराब दवाई बना रही है कि मतलब वो भी गलत है एक हिसाब से, है ना। तो इस चीज को भी, हालांकि इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि भाई कंपनियां जो दवाई बनाती है उसके सैंपल कलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास सैंपलिंग के लिए, एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। और ये चेक किया जाता है कि कंपनी जो लेवल पे क्लेम कर रही है, जितनी चीजें कंपनी कह रही है वो सब ट्रू है या नहीं। तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है। यदि किसी दवाई में कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो उसके बैच को ड्रग इंस्पेक्टर विड्रॉ भी कर लेता है। लेकिन पता होना चाहिए, बस संज्ञान में आना चाहिए ये सारी चीजें। अब क्या है, WHO जो लिस्ट तैयार करता है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट। इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ऐसी ड्रग्स को शामिल करता है WHO, है ना। WHO के बारे में आपने सुना होगा, वो भी है शायद आपके सिलेबस में। तो WHO ऐसी ड्रग्स को शामिल करेगा जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को शामिल करेगा, कि सदियों से जिनका बीमारी के इलाज में ट्रीटमेंट होता आ रहा है। आज हर व्यक्ति को पता है भाई मलेरिया हो जाएगा तो मलेरिया की दवाई देनी है, टीबी हो जाएगा तो टीबी की इतनी दवाई है जिससे टीबी ठीक हो जाएगा। तो ये सब रिसर्च से ये सब कंक्लूजन सामने आए हैं। इंसान ने जब, जैसे नया नया मलेरिया आया था तो बहुत लोग मर गए, पता ही नहीं था कि ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया का, कौन सी दवाइयां देनी है, किस टाइप का उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, कुछ नहीं पता था। अभी कोविड आया, कोविड में भी यही हुआ, ट्रीटमेंट ही नहीं था, स्पेसिफिक कोई मेडिसिन थी क्या। आज हमारे पास लेप्रोसी होता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ डेप्सोन देंगे, और कॉम्बिनेशन में उसके जो भी ड्रग्स हैं वो सब हम देंगे, पूरा डोज है उसका हमारे पास, पूरा लिटरेचर है कि भाई मलेरिया ऐसे ठीक होगा। सब हमें पता है मलेरिया के बारे में, हमको कुष्ठ के बारे में पता है, टीबी के बारे में पता है, हेपेटाइटिस के बारे में पता है। तो ये बीमारियों से आजकल किसी की जाने नहीं जाती है संभवतः। पर जो नई बीमारियां आती है उसका हमें कोई नॉलेज नहीं रहता है, उसके मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उस केस में क्या है, पेशेंट के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोविड में जो लोग, जिनकी भी डेथ हुई है, आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि भाई पोलियो हो गया। अब एक वक्त था कि पोलियो का दौर था, और पोलियो से जनता परेशान थी, बहुत लोगों को पोलियो हो गया, अपंग हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए। पोलियो के वायरस ने अटैक कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और अपंगता आ गई। पर अब वो चीज मतलब सोसाइटी से एलिमिनेट हो गई। अब जैसे मलेरिया, अब किसी को मलेरिया होता है तो कोई कहाँ घबराता है, ट्रीटमेंट करवा लेता है, ठीक हो जाता है। डेंगू ट्रीटमेंट से ठीक हो जा रहा है। तो ये सारी बीमारियों के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ना हमारे पास, हमको पता है कि वो दवाइयां कैसे काम कर रही है ना। और दवाइयों के रैशनल यूज को भी प्रमोट करता है फार्माको इकोनॉमिक्स। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, आपको सही, किसी भी बीमारी में आपको दवाइयों का सही डोज प्रिस्क्राइब करना है। और आपको एंटीबायोटिक्स यदि आप यूज कर रहे हो तो उसका कोर्स आपको कंप्लीट करना है। आपको जैसे एंटीबायोटिक दी गई और उसका 3 दिन का कोर्स है, और आपने आज एंटीबायोटिक खाई, आपको अच्छा लगने लगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कल नहीं खाओगे। यदि आप उस एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको वो इन्फेक्शन फिर से रियकर होगा, और उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है, दवाइयों के रैशनल यूज को प्रमोट करना है ना। और दूसरा, यदि कोई भाई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर, तो उसको पेशेंट की जब वो काउंसलिंग करता है तो उसको देखना है कि भैया पेशेंट मिडिल क्लास से है, ये वीआईपी पेशेंट है। वीआईपी पेशेंट है तो आप उसको दवाइयाँ महंगी से महंगी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पेशेंट बेचारा गरीब है, उसके कपड़े से, आपको उसके बात करने के तरीके से, उसका चेहरा देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी कमर मत तोड़ो, उसको सस्ती दवाइयां लिखो, या उसको बता दो कि भैया आप वो हॉस्पिटल में चले जाओ, या फिर वो ट्रीटमेंट करा लो, है ना। या आप उसको, आप ही जानते हो तो उसको थोड़ी सी रिजनेबल कॉस्ट की दवाइयां लिख के उसका भी काम चलाओ, क्योंकि हमें तो समाज में बैलेंस बनाना पड़ेगा ना।
जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते तो इलाज तो उनको भी देना है, उनको मरता तो नहीं छोड़ सकते, है ना। अब जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार है, कहीं नहीं तो कम से कम सरकार तो दवाइयां देती है आपको, जो भी देती है आपको रेनिटिडिन देगी। आपको सरकार अब रेनिटिडिन ज्यादा यूज करती है क्योंकि रेबिप्राजोल की कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। तो आपने देखा होगा जहां पर रेबिप्राजोल की जरूरत पड़ती है वहां पर ज्यादातर रेनिटिडिन दिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेनिटिडिन बहुत मंगाते हैं, H2 एंटागोनिस्ट, क्योंकि वो भी एसिड के सिक्रीशन को कम कर देता है और उसकी कॉस्टिंग कम रहती है ना। तो कच्चे माल की कॉस्टिंग कम तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम तो वो एफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन हमको बहुत सारे पैरामीटर्स भी तो मेजर करने हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कि कोई ड्रग सस्ता आ रहा है लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो, है ना, तो हम उसको हमारी लिस्ट में शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई ड्रग ऐसा आ रहा है कि भाई कंपनी जस्टिफाई कर रही है, जो प्राइस ले रही है तो वो क्वालिटी के साथ क्वालिटी को जस्टिफाई कर रही है उस प्राइस में, तो ये चीज अच्छी है हमारे लिए। होता है ना कभी कभी हम बोलते हैं नहीं भाई पैसा दिया तो दिया लेकिन हमें क्वालिटी भी अच्छी लगी, हम क्वालिटी से सेटिस्फाइड है हम, तो फिर कोई बात नहीं यदि ऐसा है तो। और कभी ऐसा भी होता है साहब पैसा भी बहुत ले लिया और क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और कह रहे थे क्वालिटी है क्वालिटी है क्वालिटी है, कोई क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे में कस्टमर भी अपसेट हो जाता है और कस्टमर फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं करता। तो कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए कस्टमर का ट्रस्ट जीतना भी तो जरूरी है। इसलिए तो कंपनी मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करती है, क्योंकि जो जो आप कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग इस हद तक करती है कि आप देखो ना, एक वक्त था कि कोई भी बोलता था गाड़ी तो बोले मारुति, कोलगेट, कोलगेट का कितना नाम चला है, निरमा वॉशिंग पाउडर, तो ये सब कंपनियों ने ब्रांडिंग की है ना। और ब्रांडिंग पे कंपनी कितना पैसा खर्च करती है, 2-3 मिनट का एड एक्टर एक्ट्रेस से कराया जाता है। बाथ टब में बैठ के यदि कोई एक्ट्रेस कह रही है कि ये साबुन लगाने से मैं फेयर हो गई, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ पैसा मिला है ना। और कंपनी ये पैसा किससे लेगी? कंपनी ये पैसा लेगी कस्टमर से, अपनी जेब से तो कंपनी पैसा लगाएगी नहीं। कंपनी व्यक्ति ने खोली ही फायदा कमाने के लिए, कंपनी कोई फायदा कमाने के लिए खोलता है ना, कोई एनजीओ तो है नहीं कि भाई, पर हर चीज की एक वैल्यू होती है ना। एनजीओ भी काम करते हैं तो अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं कि साहब हमने गरीब बच्चों को खाना खिलाया तो हमको फंडिंग करो। तो अर्थ बिना तो सब व्यर्थ है, पैसों के बिना तो कुछ होता नहीं है। एनजीओ को भी तो फंडिंग होती है, तभी तो गरीब बच्चों को भोजन करा रहे हैं। विदेश से फंडिंग हो रही है, कोई ना कोई संस्था उनको फंडिंग कर रही है। तो बिना फंडिंग के कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जो है कुल मिला के फार्मा को इकोनॉमिक्स में हम क्या है, ड्रग्स की कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और क्वालिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं उसका, कि क्वालिटी के साथ जस्टिफाई प्राइस हो रही है या नहीं। और हर लेवल पे हमें ड्रग के इफेक्टिव यूज को प्रमोट करना है। कहीं कोई फायदा कमाने के लिए किसी कस्टमर को मिसगाइड ना करे, मिसलीड ना करे, है ना। कोई ऐसा ना हो कि भाई घटिया क्वालिटी की दवाई है उस पर फायदा ज्यादा मिल रहा है तो कोई उसको ज्यादा प्रिस्क्राइब करे, है ना। तो ये सब जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, ये सब सोसाइटी से एलिमिनेट हो, इरेडिकेट हो। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल्स को पढ़ना और उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज बनाती है हेल्थ केयर सेक्टर में, उन पॉलिसीज के फॉर्मेशन के लिए फार्माको इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, है ना, और प्रोडक्ट की नीड कितनी है सोसाइटी में, है ना, ये सारी चीज को, इन पैरामीटर्स को एनालाइज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स से जो डेटा तैयार होता है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आज तो वैसे छुट्टी थी फिर भी आपकी क्लास मैंने ले ली क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है ना। हैप्पी अंबेडकर जयंती। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है ना।
हैव अ नाइस